कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन हमारा पहला कहता है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। कहता है ये विचार किसका है। देखो, अमूमन क्या होता है कि परिभाषाएं जो होती हैं सीटेट में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी कभी कदार सालों 5-6 साल में एक बार पूछ लेता है। फिर भी मैंने एक दो भाषाएं ले ली हैं, ठीक है। आप इसलिए आप लोग परेशान मत होना कि ये सर ने कहाँ से करा दिया है, ठीक है। तो जब है तो आप पढ़ लीजिए, है ना। ज्ञान तो बेकार नहीं होता है कहीं भी। टेट में या सुपर टेट में आपके काम आएगा, है ना, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती में भी काम आ सकता है। कहता है बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका स्पाइकर एंड तथा किसने कहा है? इरविन ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता है एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होता है। कहता है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है, शिक्षकों और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, या पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है और छात्रों की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि निष्क्रिय होते हैं। देखो, कहता है कि पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है, यानी कि ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गई, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा चल नहीं रही है हमारी, है ना। इसमें क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सेंटर्ड में होता है ना, यानी कि दोनों की अंतःक्रिया होती है ना। कहता है कि पुरस्कार और दंड, मैंने बताया था कि सीटेट में दंड निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा, ऐसा भी नहीं है, यानी कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, यानी कि अंतःक्रिया, यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक बालकों का क्या होता है? सहयोगी होता है, सेवक तथा मार्गदर्शक होता है ना, के रूप में होता है, तथा वे बच्चों के साथ घुल मिलकर बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने हेतु सहायता प्रदान करता है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वोन्मुखी विकास करना है, इसलिए शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालक की अधिकाधिक सहायता करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 3 बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एडजस्ट करेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन बताया था कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। आज फिर से वही आ गया, ठीक है। तो क्या ऑप्शन देता है कि इनके इस सिद्धांत के अनुरूप कौन सा है। कह रहा है बुद्धि कई तत्वों की समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ठीक है। हो सकता है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो इन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये किसने दिया है? जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, यानी कि द्वि तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? आपका स्पीयरमैन ने दिया है ना। ये स्पीयरमैन ने दिया है। फिलहाल आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, बुद्धि कई तत्वों की समूह होती है, ठीक है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत आपका किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और थॉर्नडाइक जो हैं आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे हैं? व्यवहारवादी हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होता है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है तथा प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। उनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई संकल्पना नहीं होती, बल्कि बुद्धि स्वतंत्र एवं विशिष्ट योग्यता का क्या होती है? समूह या प्रतिनिधित्व होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। कहता है मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने संबंधित एक सामान्य योग्यता से, या अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से, या पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता से, ठीक है। देखो, क्रिस्टलाइज्ड होता क्या है ऐसा? देखो, तरल तथा ठोस या क्रिस्टलाइज्ड। तो क्रिस्टलाइज को हम क्या बोलते हैं? तरल या ठोस भी बोल सकते हैं। सिद्धांत को कैटल महोदय ने दिया। किसने दिया है इसको? कैटल महोदय ने दिया है। इनके अनुसार तरल वंशानुक्रम कार्यकुशलता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि ठोस क्रिस्टलाइज एक तरह की सामान्य योग्यता जबकि ठोस क्या है? एक तरह की सामान्य योग्यता है जो अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर क्या होती है? आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3,
अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है कि यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 5 क्वेश्चन है ये। एक ही कक्षा का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है, कहता है शिक्षार्थियों की बुद्धियों में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरणा में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, या शिक्षार्थी की शारीरिक शक्ति के अंतर। ठीक है, देखो प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि जो होती है, बुद्धि की क्षमता वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक शिक्षार्थी की बुद्धि अलग अलग होती है। क्या होती है, बुद्धि अलग अलग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका याद रखना है, कहता है कि नहीं हो सकता है। कहता है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार हो सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है मुझे, यही ऑप्शन होगा। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, बिल्कुल, प्रत्येक बालक की विशेषताओं को आपको समझना है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना चाहिए और बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन कहता है आपका कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया ध्यान देना चाहिए, ये तो गलत हो गया ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है कि अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। कह रहा है पूर्व बाल्य अवस्था तक पड़ता है, किशोरावस्था तक पड़ता है, बाल्य अवस्था या संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। ठीक है, देखो अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, ये तो सभी को पता होगा। सीखने की प्रक्रिया ये भी मैंने बताई थी कहाँ तक चलती है, जीवन पर्यंत तक चलती है, जो बाल्य अवस्था से प्रारंभ होकर अंतिम अवस्था तक चलती है। अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव कैसा होता है, संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। कहाँ तक पड़ता है, संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। कहता है कि उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगते हैं, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगते हैं, या वे परीक्षा में सफल होने लगते हैं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक भेदभाव के कारण बालकों की जो मनोदशा होती है उसके बारे में बताना है। देखो लैंगिक भेदभाव एक प्रकार की क्या है, सामाजिक बुराई है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ये जो लैंगिक जेंडर वाइज वगैरह ये सब क्या समाज से बनाया हुआ चीज़ है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। तो ये सब कहाँ से पैदा हुआ है, ये है हमारा सामाजिक से, यानी कि समाज से पैदा हुआ है। ये क्या है, समाज से पैदा हुआ है। ठीक है, समाज से पैदा हुआ है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है लिंग के आधार पर लड़के एवं लड़कियों में अंतर करना। इसके कारण छात्राओं की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के प्रति भेदभाव अपनाया जाता है, तो इससे छात्राओं का मनोबल टूटने लगता है, उसे विद्यालय जाने का मन नहीं करता तथा पढ़ाई के प्रति अभिरुचि कम होने लगती है, यानी कि रुचियाँ जो होती हैं कम होने लगती हैं, है ना। यानी कि आजकल स्कूल में भी ये देखा जा रहा है कि लड़कियां साइंस नहीं ले सकती हैं, वो क्या लेंगी, वो बीए करेंगी, बीएससी नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मनोबल टूटने लगेगा ना बच्चों का। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव कहाँ से मिला है, ये जो है समाज से पैदा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, समाज से पैदा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट की ओर। कहता है कि वो छात्र जिन्हें है क्या है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कि डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। ठीक है, कहता है कि प्रमस्तिष्कीय धात, गुणज वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता या पठन वैफल्य। देखो पठन वैफल्य को ही हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, अगर हिंदी में देखोगे पेपर को तो आपको दिक्कत हो जाएगी, नंबर कम आएंगे। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, जो ऐसा लगे आपको कि ये जो वर्ड है मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो आप तुरंत उसे इंग्लिश वाला पैटर्न देख लेंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो पठन वैफल्य का मतलब होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, गुणज वैफल्य का मतलब होता है डिसकैलकुलिया, यानी कि ये गणित से संबंधित विकार होता है। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हुए हम, और कहता है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। कहता है कि बच्चा सामान्य सोच वाला है,
बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। देखो क्वेश्चन से ही आप में आंसर छुपा हुआ है। क्या था, आपकी कक्षा का बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है। जब वो प्रयास कर रहा है तो सामान्य सोच वाला थोड़ी ना होगा, ना ही उसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होगी, ना ही वो इधर उधर की बातें सोच रहा है। यानी कि वो मनोवैज्ञानिक सोच का विकास कर रहा है ना, सोचने का प्रयास कर रहा है, सृजनात्मकता का विकास कर रहा है वो। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।